समन संगी बहनों और भाइयों को संगम नमामि। जय भीम नवोदय। जैसा कि संघ ने आज आदेश किया है कि मैं समन संघ का मुख्य कॉन्सेप्ट दे दूं, इसलिए मैं समन संघ के आदेश का तहरीर से पालन करता हूं और कुछ 20-25 मिनट में मैं अपना कंसेप्ट निपटा लूंगा। आज का विषय है, आज 1330वीं ऑनलाइन मीटिंग है हमारी यहाँ इस पोर्टल पर। तो ये मीटिंग में हम लोग लगभग 1330 दिन से, मतलब 3.5-4 साल होने को आएंगे हमको। इतने दिनों से हम लोग इतनी चर्चा करते हैं कि बहुत गंभीरता से चर्चा करते हैं, पर उसका परिणाम क्या हुआ? क्या समाज के सब लोग हमसे सहमत हुए हैं? अगर ऐसा देखा जाए तो आज भी समाज का जो बुद्धिजीवी वर्ग है खासकर, वो लोग हमको उतना एनालिसिस ही नहीं कर पा रहा है। वो समझ ही नहीं पा रहा कि समन संघ जो सोच रहा है वही हमारी सोच होनी चाहिए। इसके पीछे का रीजन क्या है? रीजन ये है कि हम लोग सांस्कृतिक दृष्टि से और सामाजिक दृष्टि से इकट्ठा नहीं हुए हैं, इसीलिए हम लोग, हमारी पहचान नहीं बनी है। और जिसकी कोई पहचान नहीं बनती उसको कोई पूछता नहीं है, ऐसा ही हो गया। जैसे कि बाबा साहब ने कहा है और आज के विषय के संदर्भ में है कि महासमन बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के दुश्मन कौन? समाज, समन समाज मूक बधिर और मौन क्यों है? क्या समन, दूसरा है, क्या समन राजनीतिक दल व संगठन स्वीकार करेंगे कि वो इसके जिम्मेदार है? तो ये दो विषयों पर अगर हम बात करेंगे आज, तो ऐसा महसूस होता है हमको कि हम खुद ही हमारे बाबा साहब के दुश्मन बने बैठे हैं। क्यों? क्योंकि हमको पता ही नहीं है कि हम जो कर रहे हैं वो उसका इलाज इफेक्ट होता है। बस हम हवाओं में गोलीबारी करते हैं। जैसे कोई मोर्चा निकलता है, आंदोलन होता है, तो पुलिस पहला काम करती है कि पानी का फव्वारा छोड़ देती है पब्लिक पे, भीड़ पे। उससे भी ना संभले तो हवा में गोलीबार होता है, और उससे भी ना कंट्रोल हो गए तो कमर के नीचे के लेवल पे गोलीबारी करनी पड़ती है, शूट करना पड़ता है। उससे भी नहीं संभले तो फिर अंधाधुंध गोलीबारियां चलाती है। तो आज हमारी हालत कैसी है कि हमको कोई गिन ही नहीं रहा। और दूसरी ओर एक बात है कि हम मौन भी दिखाई दे रहे हैं। मौन क्यों दिखाई देते हैं? जैसे 3% वाले लोग, अगर 10-15 लोग भी इकट्ठा हो जाते हैं तो उसकी नेशनल न्यूज बन जाती है। और ऐसा बताया जाता है, कई पुराने एक आध संगीति के या पुराने मोर्चा के फोटो उसमें डाल दिए जाते हैं क्राउड को, और बताया जाता है कि नेशनल लेवल का सेमिनार हुआ, बहुत बड़ा प्रोटेस्टेशन हुआ उनके बारे में। और हम लोग सारे भारत में, इतना ही नहीं दुनिया में भी आजकल प्रोटेस्टेशन चल रहा है, पर उसका कोई इफेक्ट नहीं हो रहा है। ये ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि हम लोग टुकड़ों टुकड़ों में सारा कुछ कर रहे हैं। और वो हमको ये कहने के लिए पीछे नहीं हटते, वो बार बार हमको कहते कि टुकड़े टुकड़े ज्ञान है। तो हम लोग टुकड़े टुकड़े के ज्ञान में बटे हुए होने की वजह से हमारा असर नहीं होता। और इसमें राजनीतिक दल है, वो तो कुछ भी उसका इफेक्ट नहीं पड़ रहा है। क्योंकि बाबा साहब ने खुद बोला है कि ऐसा क्यों होता है कि आप संख्या में इतने ज्यादा हो और आपका इफेक्ट नहीं, इम्पैक्ट नहीं पड़ रहा। तो बाबा साहब का एक कोटेशन है, बाबा साहब कहते हैं कि मेजोरिटीज आर ऑफ टू सॉर्ट्स। दो प्रकार के बहुसंख्य होते हैं, मेजोरिटीज होती है। एक होती है कम्युनल मेजोरिटी एंड सेकंड इज पॉलिटिकल मेजोरिटी। एक राजनीतिक बहुसंख्यांक होता है और दूसरा राजनीतिक होता है, दूसरा सामाजिक बहुसंख्यांक होता है। तो बाबा साहब ने लिखा कि राजनीतिक बहुसंख्यक का तो बदलता रहता है। कभी भी पॉलिटिकल पार्टी का समर्थन अगर कम हुआ तो पार्टी के प्रतिनिधि कम आते हैं, और उनका अगर समर्थन ज्यादा बढ़ जाता है तो पॉलिटिकल पार्टी सत्ता में आ जाती है। तो डिपेंड होता है कि सामाजिक बहुसंख्या किसकी है। तो बाबा साहब कहते हैं कि सामाजिक बहुसंख्यत्व है, यह समाज से पैदा होता है। क्योंकि संख्या में भले ही आप बहुत ज्यादा हो, लेकिन सामाजिक तौर पर अगर आप इकट्ठा नहीं हो तो आप पॉलिटिकल बहुसंख्यक को आप न्याय नहीं दे सकते, निर्माण नहीं हो सकते, जन्म नहीं दे सकते। तो हम लोग सामाजिक दृष्टि से इकट्ठा नहीं हो पाए, केवल संख्या में ज्यादा है हम लोग। बट राजनीतिक संख्या में बहुसंख्यक होने के लिए सामाजिक संख्या में बहुत बहुसंख्य होना जरूरी होता है।
और सामाजिक बहुसंख्य होने के लिए बाबा साहब का कहना है कि हमारी विचारधारा एक जैसी होनी चाहिए, हमारी पहचान एक जैसी होनी चाहिए। अगर आपकी सामाजिक और सांस्कृतिक पहचान एक जैसी होगी, विचारधारा एक जैसी होगी, तो हमारी पॉलिटिकल मेजोरिटी या राजनीतिक बहुसंख्यक अपने आप होने लगता है। और ऐसा ही होता है, जो लोग सत्ता में बने हैं वो लोग हमेशा यही काम करते हैं। उनको पता है कि वो 3% है संख्या में, लेकिन उनको सामाजिक दृष्टि से बहुसंख्यक दिखाना होता है, कम्युनल मेजोरिटी, या धार्मिक दृष्टि से बहुसंख्यक दिखाना चाहते हैं। इसलिए बार बार एक ही धर्म का उल्लेख करते हैं, हम सब हिंदू है, गौ से गौ वगैरह वगैरह, ऐसे स्टेटमेंट उनके चलते रहे, बदल बदल कर वो स्टेटमेंट देते हैं। पर असल में वो है ही नहीं, वो जो धर्म है उनका, वो धर्म के है ही नहीं। वो तो वमनों का धर्म है जिसको फॉलो कर रहे हैं। पर वमनों को पता है कि हम 3% है, इसीलिए वो बार बार टैग बढ़ा करते हैं, उनका टैगलाइन बढ़ाते हैं और उनकी पहचान बढ़ाकर आपको उसी ग्रुप में हिंदू करके कंसिडर करते हैं। अब बात ऐसी होगी कि बाबा साहब का और यहाँ का क्या फर्क हुआ, हमारे पॉलिटिकल लोग क्यों इकट्ठा नहीं होते, उनके इकट्ठा आने का परिणाम क्यों नहीं होता, और इसलिए वही क्यों जिम्मेदार होते हैं ऐसी घटनाओं का। एक बात हो रही है, 2014 से एक शब्द हमको बार बार अपने कान पे सुनते हैं हम लोग कि इस चीज के लिए नेहरू जिम्मेदार है, इस चीज के लिए जो भी कांग्रेस के पुरखे हैं जिन्होंने संविधान लिखा उस वक्त थे या स्वतंत्रता आंदोलन में थे, उन सबके नाम लिए उन्होंने। बाबा साहब का भी नाम वो पहले अलग अलग लेते थे, लेकिन इस वक्त उनकी हिम्मत कैसी हो गई कि वो संविधान जब सभा चल रही, संविधान का असेंबली चल रही, अधिवेशन चल रहा, उस वक्त तो बाबा साहब के बारे में टिप्पणी करने की हिम्मत उनकी क्यों हो गई। इसका वो हरदम एक जैसे पानी में कंकाल फेंकते हैं, पत्थर फेंकते और देखते कि लहरें कितनी आती है। इसका एक प्रयोग उन्होंने 2024 के इलेक्शन में किया। उनको पता था कि अगर हम लोग 400 प्लस आ जाएंगे, 400 पार अगर चले जाएंगे, तो हमको कोई तकलीफ नहीं होगी, किसी को गाली दो, किसी को कुछ भी बोलो, कुछ भी बोलो। पर वो उनका प्रयोग 400 प्लस का असफल हो गया। तो उसके बाद लोग सोचने लगे कि महाराष्ट्र की असेंबली के बाद, जब क्योंकि महाराष्ट्र में 31 मेंबर्स आए थे इंडिया अलायंस के, तो उसको अगर 6 से गुनो, एक लोकसभा के इसमें लगभग 6 असेंबली होती है, विधानसभा की सीटें होती है, तो 186 सीटें आनी थी। लेकिन परिणाम ये हुआ कि सिर्फ 46 सीटें आ गई इंडिया अलायंस की। इसका मतलब उनकी हिम्मत, वो इंतजार कर रहे थे कि महाराष्ट्र की असेंबली, हरियाणा और महाराष्ट्र की असेंबली के इलेक्शन के बाद हमको संविधान का अधिवेशन लेना है, उस वक्त संविधान के खिलाफ जितनी भी बातें खुलकर करनी उतनी करनी है। और उन्होंने ये भी टारगेट कर लिया था कि संविधान लिखने वालों के ऊपर भी हम लोग बात करके देखेंगे। इसीलिए उनकी हिम्मत जुट गई, क्योंकि इंडिया अलायंस में अगर जो अपने आप को बाबा साहब के चेले मानते हैं, अनुयायी मानते हैं, है तो भक्ति, पर वो अगर ऐसा मानते हैं कि हम लोग बाबा साहब के अनुयायी है और बाबा साहब के ऊपर अगर कुछ भी हुआ तो हम कुछ भी कर सकते हैं, पर उनका जो पॉलिटिकल मेजोरिटी जो बाबा साहब ने कहा, पॉलिटिकल मेजोरिटी दिखी नहीं। क्योंकि इंडिया अलायंस के साथ अगर सारे अम्बेडकराइट जितनी भी पॉलिटिकल पार्टियां अगर इकट्ठा हो जाती, तो हो सकता है 30-40 के ऊपर उनके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट आ जाते। और उस दिन उसने जो बात कही बाबा साहब के बारे में, गलत बात की, असंवैधानिक बात कही, उसके सामने अगर 30 लोग जो प्योर हार्डकोर अम्बेडकराइट अगर होते, तो उनकी हिम्मत नहीं होती कि वो ऐसा कहे। पर वो ऐसा कह देते हैं क्योंकि पता है, और उनको ये भी पता है कि अपोजिशन में जो पार्टी बैठी है उसने पिछले 60 साल तक इस इंसान का ऐसा ही गैर फायदा लिया है। जब भी वक्त मिला तो इलेक्शन के वक्त सिर्फ बाबा साहब का नाम लेना और बाद में सारी बातें एंटी कॉन्स्टिट्यूशनल करना, वो उनका ही था, लेकिन वो छुपा था, उनका स्लो पॉइजन था। पर आज जो सत्ता में है वो इनका पॉइजन है, बहुत ही तगड़ा है, गहरा है। वो डंक मार देते हैं तो उसका परिणाम सारे भारत में इंटरनेशनल लेवल पे चला जाता है। इसलिए उन्होंने सोचा कि इस वक्त असेंबली के कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर डिबेट रखा जाए इस स्पेशल अधिवेशन में, और उसमें ये बातें बिल्कुल कहनी है कि बाबा साहब के बारे में कुछ गलत सलत टिप्पणी करनी है। उन्होंने ये इतना सोचने में थोड़ी गलती कर दी कि उनको लगा कि जैसे गांधी के खिलाफ बोलना, नेहरू के खिलाफ बोलना ये आसान है, वैसा भी हम बाबा साहब के खिलाफ भी बोलकर देखेंगे। पर जो अपोजिशन पार्टी थी उनकी मजबूरी थी, क्योंकि वो अगर इस वक्त बाबा साहब का साथ नहीं देते, वो हंगामा नहीं करते, तो खत्म हो जाते।
उनका आखिरी जो आधार है वो बाबा साहब अम्बेडकर है, याद रखना, अपोजिशन पार्टियों का। अदरवाइज बाबा साहब को अगर वो नहीं पकड़ते तो खत्म हो जाते, क्योंकि उनके नेहरू गांधी ये सारी आइडियोलॉजी आइडियोलॉग खत्म हो गया। इंडिया में एक ही आइडियोलॉग जो है वो स्टिल सर्वाइव कर रहा है, अभी भी अस्तित्व में, वो बढ़ता जाएगा, वो है अम्बेडकराइट आइडियोलॉग। और हम लोग बोलते हैं कि हम अम्बेडकराइट आइडियोलॉग के संरक्षक हैं। यहाँ पर हमारी गलती हो रही, खासकर सामाजिक लोगों की, राजनीतिक लोगों की, और जो जो राजनीतिक सत्ता में हमारे बैठे हुए जो जितनी भी पॉलिटिकल पार्टी है, उनकी बहुत बड़ी गलती हो रही। अब करना क्या चाहिए था, इलाज क्या है इसके ऊपर? इलाज ये था कि आज भी इतना बड़ा हादसा होने के बाद भी कोई आपको 4.5 लाख संगठनों में से ऐसा कोई बता रहा है कि चलो 4.5 लाख संगठन इकट्ठा हो जाते और फिर प्रोटेस्टेशन शुरू करते, जैसा कि लगभग 32 संगठनों ने किसानों के दिल्ली के चारों गेट पर लगभग 1-1.5 साल तक आंदोलन चलाया था। ऐसा कुछ करने की मंशा है आज भी। जो लोग अपने आप को अम्बेडकराइट मानते हैं, हम लोग उनको समन कहेंगे भी, ये सारे समन क्या अभी सोच रहे हैं कि चलो ये इतना बड़ा हमारे ऊपर झटका हो गया, इतना बड़ा प्रहार कर किया गया कि अगर इसमें अगर अनसक्सेस हो जाएंगे तो खुलकर कुछ भी कर सकते हैं। तो इतना होने के बावजूद भी वो इकट्ठा आने के बारे में कुछ भी सोच नहीं रहे हैं। इसीलिए ये सारे के सारे पॉलिटिकल लोग हैं, वो सबसे पहले जिम्मेदार है, और दूसरे हम भी खुद जिम्मेदार है। क्यों? क्योंकि हम कभी ये लोगों को नहीं बताते हैं कि अगर हमको जीना है आगे की जिंदगी में, या हमारी आगे की जनरेशन को अगर जीवित रखना है, तो हमारे सामने एक ही ऑप्शन है, वो एकमात्र ऑप्शन है कि हमको इकट्ठा होना है। अब इकट्ठा नहीं आने के बीच में क्या कौन सी बाधा है, व्हाट आर द हर्डल्स? ये कौन कौन सी बाधा है जिसकी वजह से सारे पॉलिटिकल लोग, सारे 4.5 लाख संगठन के लोग इकट्ठा नहीं आ रहे? तो इसका रीजन जो बार बार पिछले 3-3.5 साल से समन संघ डिस्कशन कर रहा है, वो है 10 गोल्डन रूल्स का समाज में पॉपुलर नहीं होना। ये हमारे इकट्ठा नहीं आने का कारण है, और इकट्ठा नहीं आने की वजह से हम लोग बिल्कुल मौन है, मूक बधिर है, समाज को कुछ लेन देन नहीं है। जो भी लेन देन रखते हैं वो टुकड़े टुकड़े में इकट्ठा आ जाते हैं, आंदोलन करते हैं, पर उसका कोई परिणाम नहीं होता। तो एक चीज सबसे पहली करनी जरूरी है, और समन संघ उसके ऊपर तो लगातार काम कर रहा है, पर समन संघ को भी इसमें स्पीड बढ़ाने की जरूरत है। 10 गोल्डन रूल्स की कौन से? तो उसमें खास खास मोटे तौर पर जो 5, 6, 7 नंबर तक के जो रूल है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट कैसे है। पहला रूल है कि पद के प्रति हमारी लालसा बहुत बनी हुई है। हमने देखा, हमने महाराष्ट्र में हम देख रहे पिछले 4-5 साल से लोग प्रोटेस्टेशन तो कर रहे हैं, पर हर दिन अलग अलग कर रहे हैं। मैंने देखा कि 4 पॉलिटिकल पार्टी ने कल से प्रोटेस्टेशन किया कलेक्टर ऑफिस पे। उसमें से एक पॉलिटिकल पार्टी का जो प्रोग्राम था प्रोटेस्टेशन का, वो 12 बजे का था, दूसरे ने 2 बजे रखा, तीसरे ने 3:30 बजे, और चौथे ने 5 बजे। ऐसे दिन के 5 भागों में विभाजित किया अलग अलग पार्टियों ने। अलग अलग पार्टियों ने, हम ही खुद ये इस समाज के पूरे प्रतिनिधि एक करके कलेक्टर को निवेदन दिया, और उसमें प्रेसिडेंट को, प्राइम मिनिस्टर को, चीफ मिनिस्टर को, पुलिस हेडक्वार्टर को, सबको लेटर दिया गया कि जिसने वो कहा कि बाबा साहब बाबा साहब बाबा साहब, अम्बेडकर अम्बेडकर अम्बेडकर, उसको बर्खास्त किया जाए, उसका रिजिग्नेशन लिया जाए, और सरकार भी बर्खास्त की जाए, ऐसी मांगे की। तो मतलब क्या हुआ कि पहली बात है हमारा पद के प्रति बहुत बड़ा लगाव है। उसके बाद प्रतिष्ठा है हमारी, कि हम तो, एक पार्टी वाले ने तो ऐसा कहा कि जो इस्टेब्लिश पार्टी है उनका, मैं उनके मुखिया का जो 4-4 बार सीएम रह चुके हैं उनका मैंने स्टेटमेंट देखा, उन्होंने कहा कि अगर उनकी पार्टी अगर नहीं होती तो बाबा साहब आज जिंदा नहीं होते। हमारी पार्टी के वजह से ही बाबा साहब अभी जो भी कुछ है वो है। पर अभी क्या है, उनके ताकत से कुछ हो सकता है, कुछ भी नहीं हो सकता। पर अहम वही बचा हुआ है कि मेरी वजह से जो भी कुछ हो रहा है हो रहा है, और इसके बाद जो भी चेंज होगा वो मेरी वजह से होगा। ये अहंकार लगा हुआ है सभी में। तीसरी एक पार्टी जो उभरती हुई पार्टी है, वो भी ऐसी सोच रही है, अलग अलग अपने आंदोलन की बात कर रही है। इतना कुछ होने के बाद भी हम ये नहीं सोच रहे कि हमको विरोध तो करना है। हमारा आइडियोलॉग भी एक है, हमारी विचारधारा भी एक है, और हमारा सिंबल भी एक है। ये सिंबल हमारा एक ही ब्रांड है हमारा, बाबा साहब। एक ब्रांड होने से, एक सिंबल होने से
और एक ही विचारधारा होने के बावजूद भी हम लोग इकट्ठा आकर आंदोलन नहीं कर रहे। तो ये ही जो पॉलिटिकल पार्टी जो सत्ता में बसी है वो यही ऑब्जर्व कर रही है हम लोगों को। और अगर एक आने वाले 1-2 महीने में ऐसा ही परिणाम रहेगा, अलग अलग अगर आंदोलन होंगे, टुकड़े टुकड़े में हम लोग विरोध करेंगे, तो वो समझ जाएंगे कि कुछ भी करो, पानी में जो पत्थर डाला उसकी तरंगी नहीं उठी। तो आगे का काम वो बिल्कुल निर्धास्तता से किसी को ना डरते हुए करेंगे, इतना याद रखना। और आने वाले 5 साल में हो सकता है कि ये संविधान भी रहे नहीं रहेगा, ऐसा भी हो सकता है। इसकी तैयारी हम लोग बहुत बार देखते हैं, बहुत बार वो पत्थर डाल के देखते हैं, बहुत बार तरंगे भी उठती है, पर तरंगी छोटे छोटे उठ रही है। तरंग जो समंदर में जैसी लहर आती है, ज्वार भाटा आता है, उस तरीके का नहीं हो रहा है। अगर उस तरीके का होता तो क्या हो जाता। हमको 2 तरीके के काम करने हैं। एक तो जो पॉलिटिकल पार्टी सत्ता में है उसको भी जागरूक कराना है, और जो अपोजिशन में है उसको भी सीधा करना है। आज तक उनको यह नहीं लगा, आज तक लगभग 6-7 महीने से संविधान की कॉपी हाथ में रखते हैं और आर्टिकल 1 में लिखा है इंडिया दैट इज भारत, वो नहीं बताते, दूसरा ही नाम लेते हो इस देश का। इसका मतलब है उनके मन में भी संविधान के प्रति 100% प्यार नहीं है, 100% लगाव नहीं है, क्योंकि उनका चरित्र पिछले 60 साल से दिखाई दिया हमको। आज उनकी पार्टी ध्वस्त होने के कगार पर है, इसीलिए वो संविधान उनको सूझा, और आज इसीलिए वो बाबा साहब का, अंबेडकर साहब का सहारा ले रही है। ऐसे में ये जो बाबा साहब ने कहा कि सोशल मेजोरिटी या कम्युनल मेजोरिटी बनना बहुत जरूरी है, तो सोशल मेजोरिटी बनती कैसे है? तो पहले तो वो कहते हैं कि पहले सोच जो है आपकी एक जैसी होनी चाहिए, उसके लिए आपको संगठित होना चाहिए। ये तो उनका पहला है। शिक्षित बनो यानी अवेयर हो जाए, जागरूक हो जाओ, अवेयर हो जाओ। आपको सिर्फ पढ़ा लिखा होना ही जरूरी नहीं है। तो आपको, आपके ऊपर अगर कोई अन्याय कर रहा हो, आपको किसी तरीके से रोड़ा मरोड़ा जा रहा हो, आपका अंडर एडवांटेज लिया जा रहा हो, ये अगर आपके समझ में आ जाता है तो आप अवेयर हो। केवल शिक्षित हो ऐसा नहीं है, अवेयर हो। तो ये बात हमको पहले समझनी है। ये कब समझेगी? तो जब हम सोशल कम्युनिटी, हम कम्युनल मेजोरिटी या सोशल मेजोरिटी या सामाजिक बहुसंख्यांक इकट्ठा होने के लिए सोचेंगे। ये तभी संभव हो सकता है जब हमारी पहचान होगी, और पहचान बनने के लिए इकट्ठा आने की जो हैबिट है वो बार बार लगातार लगातार बढ़नी चाहिए। क्योंकि पहचान तभी बनती है जब एक ही बात पर हजारों बार विचार सोच होती है। जैसे कि हम केडर कैंप लेते हैं, केडर कैंप में क्या होता है, पहले हम बामसेट में थे तो बामसेट में ऐसा ही होता था, लगभग 1 महीने में 15 दिन में हमारा स्टेट लेवल का कैंप होता, डिस्ट्रिक्ट लेवल का कैंप होता था, और लगभग 1 महीने में एक कैंप तो भी स्टेट लेवल का होता था, और केडर कैंप लगता था नेशनल लेवल का। वो कभी क्वार्टरली होता था तो कभी 6 महीने में एक बार होता था, और 1 साल में पूरे नेशनल लेवल की बड़ी संगति लगती थी। उससे हम इतने प्रभावित होते थे, वो तो सिर्फ मैन्युअली मिलते थे, हम लोग ऑफलाइन मिलते थे। आज तो हम लोग ऑनलाइन डेली मिलते हैं। इसका मतलब है डेली हमारा कैडर कैंप होता है। डेली कैडर कैंप में हम लोग हमारी सोच को एक एक धागे के दूसरे धागे में पिरोने की कोशिश कर रहे हैं। इसीलिए समन संघ के लोग जितने भी डेली जुड़ते हैं, उनको आप किसी माध्यम से किसी तरीके से तोड़ने की कोशिश करो, टूटेंगे नहीं, क्योंकि वो अब जुट गए, वो अपनी कल्चर में जुटे हैं और अपनी पहचान में भी जुट गए। हम बार बार ये कह रहे हैं कि समन संघ में और आपकी संगठनों में काम करने की पद्धति में अंतर क्या है। तो समन संघ अपनी विचारधारा के साथ साथ अपनी पहचान को इकट्ठा करने की कोशिश करता है, और जैसे जैसे हमारी पहचान बन जाती है, जैसे कि आज हम लोग कहीं भी सारे समन संघ से जुड़े हुए जो 5-10 हजार लोग होंगे, आज तक के समितियों में आए होंगे या कभी ऑफलाइन या ऑनलाइन मीटिंग में जिन्होंने सहभाग लिया होगा, इन लोगों को जब भी कहीं एक दूसरा व्यक्ति एक दूसरे के साथ मिलता है तो संगंगनमामि बोलता है, जय भीम होता है, संगंगनमामि बोलता है, समन संघ के बारे में बात होती है। और भीड़ में अगर ये 2-3-4-5 लोगों की बात कोई सुनता है तो देखते हैं कि अरे ये समन संघ के लोग हैं। इसका मतलब है कि हम चाहे आज संख्या में कम भी क्यों ना हो, लेकिन हमारी पहचान बनती जा रही है कि ये समन संघ के लोग हैं। और जैसे जैसे हमारी ये पहचान बनती जाएगी, वैसे वैसे हमारा सामाजिक बहुसंख्यांक तक की ओर हमारा बड़ा हो जाएगा, उस तरफ हम बढ़ते जाएंगे। तो रही बात पॉलिटिकल की, संसद में उन्होंने हिम्मत की, इसीलिए की क्योंकि उनको पता है कि इन्होंने रोड पे या कहीं भी
पोर्टल पे, रोड पे, वीडियो के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से कुछ भी करने दो, हम लोग मेजॉरिटी में इसलिए है क्योंकि हमारी जो सोशल मेजॉरिटी है वो पॉलिटिकल मेजॉरिटी में ट्रांसफॉर्म हो चुकी है। और बाबा साहब का यही कहना था कि आपकी सोशल मेजॉरिटी जब तक नहीं बनेगी तब तक उसका ट्रांसफॉर्मेशन पॉलिटिकल मेजॉरिटी में नहीं हो सकता। इसीलिए ये हमारी जो कमी है, इस कमी को खत्म करने के लिए हमको काम करना है कि सारी चीजों का जिम्मेदार मैं खुद हूं। मैं अगर बुरा हूं और जिस दिन मैं कबूल करता हूं कि हाँ मैं बुरा हूं और मुझ में गलतियां हैं, अगर कोई मेरा नजदीक का साथी या कोई मेरा दोस्त बताता है कि तेरे बोलने में ये गलती होती है, तेरे विचार करने में ये गलती होती है, तेरे कंसेप्ट बताते वक्त ये गलती होती है, या फिर लोगों के साथ तू रहता है तो ये तुम्हारी गलती होती है, ये अगर कोई मेरा नजदीक का दोस्त या मेरा हितैषी अगर बताता है तो बड़े तहे दिल से मैं कहूंगा कि हाँ मेरी गलती हो रही है, मैं कबूल करता हूं, आइंदा मैं कोशिश करूंगा कि ऐसी गलती मैं फिर से रिपीट ना करूं। ये वाली चीज हम करते हैं और समन संघ में यही होता है। समन संघ में जो अलग अलग कमिटीज है उस कमिटी में यही होता है। बहुत सारे वाद विवाद भी होते हैं, लेकिन एक बात पे सहमत होते हैं लोग कि हाँ मेरी गलती हो गई और इस गलती को मैं मानता हूं, मैं समन संघ की माफी मांगता हूं। हम हर दिन ये प्रैक्टिस कर रहे हैं कि मुझसे अगर कुछ गलती हो रही हो तो मुझे समन संघ माफ करे। ये वाली बात अभी तक हमारे ना तो पॉलिटिकल मेजोरिटी वाले लोगों में आ गई है, ना तो सोशल में काम करने वाले, ना ही संगठन वालों में आई है। पद का, पैसा का, प्रतिष्ठा का, मंचमाला का और अहंकार का ये जो रोग है जब तक हमारे समाज से नहीं हटेगा तब तक हमारी सामाजिक एक मेजोरिटी या कम्युनल मेजोरिटी जिसको को ये नहीं होगी। और जब तक कम्युनल मेजोरिटी नहीं होगी तब तक पॉलिटिकल ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होगा। जैसे कि सोच लो आप, अभी हम लोग 120 है संख्या में, 120 करोड़ है संख्या में SC ST और OBC, बट हम सोशल ऑर्गेनाइजेशन बने ही नहीं है। हम लोग जाति जाति में या फिर जाति के समूह में सब कास्ट में समाहित हो जाती है और कास्ट वाले अलग अलग कास्ट वाले जो है जैसे OBC इकट्ठा हो जाते हैं, SC इकट्ठा हो जाते हैं और शेड्यूल ट्राइब इकट्ठा हो जाते हैं। और ये अपना जो बंध है वो तोड़ने के लिए कभी कोशिश नहीं करते भी है तो भी कुछ अंतर रख के ही करेंगे। कोई रिजर्वेशन का इश्यू आया तो अगर SC ST को तोड़ दिया गया तो OBC कहेगा ये हमारा इशू नहीं है, ये तो SC ST के 4 टुकड़े कर दिए गए। और किसी OBC को अगर रिजर्वेशन नहीं मिल रहा, रिप्रेजेंटेशन नहीं मिल रहा, उनके समाज का कोई इश्यू अगर आता है तो SC ST बोलता है कि ये कब हमारे मोर्चाओं में, ये कब हमारे आंदोलन में आए, इसलिए हम क्यों उनकी मदद करें। ये सोशल कोहिजन या सोशल बहुसंख्यकत्व हमारा अभी तक नहीं आया है क्योंकि हम लोग विचारों से इकट्ठा आने के लिए कोशिश नहीं करते और हम लोग अपनी पहचान इकट्ठा बनाने की कोशिश नहीं करते। अब इसका इतिहास क्या है, तो इतिहास में अगर झांक कर देखो, ज्यादा दूर नहीं है, 600 साल पहले, क्योंकि अभी तो नए प्रूफ्स ऐसे आए कि जो वेद उपनिषद जितने भी उनके ग्रंथ है वो हम लोग के वो 14वीं शताब्दी के पहले लिखे ही नहीं लिखे ही नहीं है क्योंकि सारे के सारे की लिपि ये देवनागरी लिपि है। और देवनागरी लिपि आई है 700 AD के बाद, 7वीं शताब्दी के बाद देवनागरी लिपि अर्जित हुई। तब तक तो सारे भारत में धम्म लिपि थी। अब सारे शिलालेख, सारी गुफाएं, सारे स्तूपों के ऊपर लैंग्वेज देखो क्या है। तो सम्राट अशोक के काल में जो धम्म लिपि थी वही धम्म लिपि लगभग 6ठी 7वीं शताब्दी तक सारे ऐतिहासिक डॉक्यूमेंट्स पे है। आप बता दो कि संस्कृत का कोई एक शिलालेख है जो कि 7वीं 8वीं शताब्दी के पहले का है? बिल्कुल नहीं, उसका तो है भी नहीं। अभी 150-200 साल पहले का कुछ उन्होंने वर्णन किया है और उसका डेटिंग कराते, झूठा रिपोर्ट देते, कहते कि 2000 साल पुराना है, 5000 साल पुराना है। लेकिन जब इंडोलॉजिस्ट देखते हैं या भाषा तज्ञ जो देखते हैं तो उनके सामने हंसी होती है इनकी कि अरे ये तो 400-500 साल के पहले की लैंग्वेज नहीं है या लिपि नहीं है। तो सारी बातें अगर देखेंगे हम लोग तो हमारे इतिहास में सारा हमारा इतिहास पढ़ा है, हमारी पहचान पड़ी है। हम लोग इस देश के, केवल भारतवर्ष के नहीं, आज के भारत रिपब्लिक इंडिया के नहीं, तो जो जम्बूद्वीप था जिसको महाभारत कहा जाता था उस महाभारत के मालिक थे। इतनी बड़ी हमारी पहचान थी, इतना बड़ा हमारा कल्चर था, इतना बड़ा हमारा सोशल कोहिजन था, इतना हमारा सामाजिक बहुसंख्यक था। इसलिए हम लोग सत्ता में भी थे, राजनीति में थे, सामाजिक में थे और आर्थिक दृष्टि से सक्षम भी थे।
ये सारा इतिहास अगर जब समनों का देखते हैं, समन संस्कृति का देखते हैं, तो आपको ईरान इराक तक की बाउंड्री को देख लो आप, 84,000 स्तूप फैले हुए सारे, जो पुराने जम्बूद्वीप में है, जो कि लगभग ईरान इराक तक का, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, तुर्कमेनिस्तान का कुछ हिस्सा, पूरा नेपाल, पूरा भारत, बांग्लादेश, ये सारे, श्रीलंका का भाग और चाइना का भी कुछ भाग, इतने सारे जमीन के भूभाग पर ये समरों का भारत फैला था। इतनी बड़ी कल्चर थी हमारी, पर हम इतिहास में झांक कर देखते नहीं कि हम कौन थे। हम तो बस इसी बात पे जाते हैं कि कम्युनल मेजॉरिटी हमारी भले ही अलग हो, लेकिन पॉलिटिकल मेजॉरिटी में हम उनके साथ जाते हैं जो लोग हमको चॉकलेट देते हैं कि आओ आपको हम लोग 2-4 मिनिस्ट्री दे देंगे, 4-5 मिनिस्टर बना देंगे, या कोई महामंडल दे देंगे। बस इतने से ही बात के लिए हम लोग एक एक टुकड़े वाले हमारे लीडर को हम चुनते हैं, क्योंकि वो क्या होता है, तो मास लीडर नहीं होता, वो एकल स्टार होता है, और एकल स्टार के पीछे लग के एक एक जाति का एक एक एकल स्टार है हमारा, और उस एकल स्टार के पीछे लग के हमने सारे जितने भी हमारे संगठन है, जितनी भी पॉलिटिकल पार्टी है, उनके टुकड़े हमने खुद नहीं किए। उसके लिए वमन नहीं आया हमारे घर पे टुकड़े करने के लिए। और जब तक हम लोग हमारी ऐसी अलग अलग पहचान और अलग अलग जातियों में बिखरा रहेगा, तो बाबा साहब के ऊपर ये तो पहला बड़ा अटैक हुआ, क्योंकि उन्होंने इसके पहले जो अटैक किए थे, कोई एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट या एक छोटा सा कोई एमएलए या कोई एक आधा साधु संत उनका, वो ऐसी बातें करता था। लेकिन आज जिस सभागृह में 142 करोड़ लोगों के प्रतिनिधि बैठे हैं, उन लोगों के प्रतिनिधियों के सामने ये बोला गया, इसका मतलब हम जो चुन कर प्रतिनिधि देते हैं कि केवल एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट यानी अकेला व्यक्ति नहीं होता, वो लगभग 20 लाख लोगों का प्रतिनिधित्व करता है। इसका मतलब 545 लोकसभा के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और लगभग 250 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट राज्यसभा के थे। इन सब के सामने डंके के चोट पर उन्होंने ऐसा बोला है, और ये भी बोल के रखा था कि आपको ऐसा बताना है और देखना है कि कितना विरोध होता है। अगर विरोध अकेले लोगों से होगा, अलग अलग संगठनों से होगा, अलग अलग पार्टियों से होगा, तो याद रखना और 2-3 महीने के अंदर ही दूसरा अटैक वो करेंगे, क्योंकि उनको पता है कि इनके ऊपर कितना भी फायरिंग कर दो, ये अलग अलग तरीके से आएंगे। एकजुट आएंगे तो हिम्मत नहीं होती, शैतान भी हिम्मत नहीं कर पाता। जैसे कि हम देखते हैं कि अल्पसंख्यक जानवर भी है ना जंगल में, जितने ज्यादा अल्पसंख्यक है उतने ज्यादा इकट्ठा रहते हैं, इसीलिए वो इकट्ठा रहते हैं। और जो लोग बहुसंख्यक में होते हैं वो टुकड़े टुकड़े में बट जाते हैं, उनके ग्रुप्स हो जाते हैं। और बहुसंख्यक होने का यही एक निगेटिव पॉइंट है कि हमको एक झूठा अहम रहता है कि हम तो संख्या में बहुत है, पर हम लोग सामाजिक दृष्टि से इकट्ठा नहीं है। हम सोशल बहुसंख्यक सोशल कम्युनिटी नहीं है बनी हुई है, और इसीलिए हमारी पहचान नहीं बनी है, इसीलिए हमारा सारा नुकसान हो रहा है। बहनों और भाइयों, इसके लिए समन संघ ने जो राह पकड़ी है वो अंतिम है। जैसे कि कोई मरीज अपने डेथ बेड पर पड़ा हो और वो अंतिम सांस लेना चाहता है, अंतिम सांस लेने से पहले बोलता है कि मेरी जिंदगी मुझे जीनी थी, पर क्या करूं, अब तो अंतिम सांस लेनी पड़ रही है। समन संघ ऐसा ही बोल रहा है इस समाज को कि अंतिम सांस ले रहे हैं आप, हम समन संघ आपको ऑक्सीजन सिलेंडर लगा रहे हैं। ये ऑक्सीजन सिलेंडर की संख्या जितनी ज्यादा बढ़ेगी, उतने लोग जो मरे हुए लोग हैं हम लोग, वो मरे हुए लोग जागेंगे, उनकी सामाजिक जागृति होगी और उनकी सामाजिक पहचान होगी, और सामाजिक पहचान ही आपकी फिर पॉलिटिकल पहचान करेगी और आर्थिक पहचान भी करेगी। बस इतनी बात मुझे कहनी थी। अगर मेरे बात से कुछ गलत हुआ हो तो समन संघ मुझे माफ करे। संगे यो खलितो दोषो संगो खमतु नमनम। मैं समन हूं, हम सब समन है। बहुत बहुत साधुवाद सर।